Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अगेन टारगेट रहेगा नोट सेट प्री और मेंस को लेके। साथ में ही रेशनल्स वगैरह हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट रेशनल्स हम डिस्कस करते हैं। तो रेशनल्स से रिगार्डिंग आपका टारगेट रहेगा आरआरबी, जिपमेर और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो भी एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए सेशन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे, ठीक है, प्रीवियसली से हम सेशन चल रहे हैं उसी को आगे हम कोरिलेट करेंगे। कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस हम पेपर हम देखने वाले हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रन है, ठीक है। आप एक बार उसको जरूर हमारे आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप के ऊपर जाके उसके डेमो वीडियोज़ या फिर आप जो है डेमो टेस्ट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बाकी आगे हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। एमसीक्यू है अपना, a patient is admitted to the surgical unit with a diagnosis of rule-out intestinal obstruction. The nurse is preparing to insert a slams some nasogastric tube as ordered. In which of the following position would it be best for the nurse to place this patient during the procedure? आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट हुआ सर्जिकल यूनिट के अंदर, इसमें डायग्नोस होना है क्या, या फिर डायग्नोसिस को रूल आउट करना है कि डायग्नोसिस क्या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो उसके लिए क्या इंसर्ट करना है, स्लैम सम ट्यूब, जो एक नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का एग्जांपल है, उसे जो है यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब नर्स जो है कौन सी पोजीशन यहाँ पे यूज में लेगी जो कि एक बेस्ट पोजीशन रहेगी, ठीक है। हेड ऑफ द बेड एलिवेट 30 to 45 डिग्री, हेड ऑफ द बेड एलिवेट 60 to 90 डिग्री, साइड लाइन विथ हेड एलिवेशन 50 डिग्री, या फिर लाइंग फ्लैट विथ हेड टर्न टू द लेफ्ट साइड। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको यहाँ पे कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को। तो देखिए अपना जो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टॉपिक आपका क्या है, ये नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। यहाँ से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, देखो एक एमसीक्यू आपको पूछा गया है। तो नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन के अंदर, ठीक है, प्रोसीजर में ड्यूरिंग प्लेसमेंट, ठीक है, कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा, सीटिंग पोजीशन, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, हाई फॉलोअर पोजीशन हम यहाँ पे क्लाइंट को देंगे। प्लस और क्या करेंगे, हेड को फ्लेक्स करेंगे। प्लस और हम क्या करेंगे क्लाइंट को इसकी, या फिर हम साथ में हेड फ्लेक्स करवाएंगे, या फिर क्लाइंट को हम कहेंगे आपको क्या करना है, लीन करना है फॉरवर्डेड, जिससे क्या होगा, एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ताकि जो है एनजी ट्यूब जो यहाँ पे ट्रेकिया के अंदर जाने से प्रिवेंशन होगा, ठीक है। बेस्ट पोजीशन, बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो हेड ऑफ द बेड को यहाँ पे एलिवेट करना है कितना, 60 to 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये अपना ड्यूरिंग प्रोसीजर बेस्ट पोजीशन रहती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट के बारे में, कि हम जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो इसका जो है लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो टिप ऑफ द नोज से, टिप ऑफ नोज से आपने इसको स्टार्ट करना है। फिर बाद में कहाँ तक लेके जाना है, ईयर तक, ठीक है, लूप अराउंड ईयर, या फिर हम कह सकते हैं लूप अराउंड ईयर। प्लस हम ये कहाँ तक लेंथ को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, 1 to 2 इंच बिलो द जिपोइड प्रेशर, सॉरी जिपोइड प्रोसेस। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बेसिक है, ठीक है, ये सबको आते ही हैं, बट एग्जाम के अंदर आते हुए एमसीक्यूज भी क्या रॉन्ग हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लेंथ होती है अप्रोक्स कितनी रहती है, तो 30 to 45 सेंटीमीटर की जो है लेंथ रहती है। अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो लेंथ कितनी होती है, तो 30 to 45 सेंटीमीटर की ये लेंथ रहती है। और अगर आपको सिंगल वर्ड में पूछे 30, 40, 45 या फिर 60, तो आपको आंसर क्या करना है, 40 सेंटीमीटर। और ये जो एमसीक्यू है, ये जो है
एम्स पटना के एग्जाम के अंदर जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर जो उन्होंने करेक्ट माना था। नेक्स्ट, प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, प्लेसमेंट हो गया तो आप क्या करोगे, एक्सरे करेंगे ताकि कंफर्मेशन मिले आपको। ठीक है, 10 cc एयर को सिरिंज के साथ में यहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है, स्टेथोस्कोप लगा के एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हम क्या सुनेंगे, साउंड सुनेंगे। ठीक है, जिस जो साउंड आपको कैसा मिलेगा, वूश साउंड। ठीक है, इसे हम जो है वूश टेस्ट भी कहते हैं, जो किसके लिए होता है, जो प्लेसमेंट को पता लगाने के लिए। इसके अलावा एस्पिरेशन कर सकते हैं गैस्ट्रिक फुल फ्लूइड का यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हो गई प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि अभी आपको क्या करना है, रिमूव करनी है इस ट्यूब को, तो कौन सा मैन्यूवर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो वाल्सलवा मैन्यूवर। ठीक है, वाल्सलवा मैन्यूवर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। क्या होता है वाल्सलवा मैन्यूवर, पेशेंट को हम कहेंगे आपको डीप ब्रीथ लेनी है, फिर होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। ठीक है, तो इसको जो फिर आपको जो है वहाँ पे से रिमूव कर लेना है अपने को। और डिस्कार्ड किसके अंदर करोगे इसको, रेड बैग के अंदर। ठीक है, तो BMW जो है यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किस में डिस्कार्ड करोगे, तो रेड कलर के बैग के अंदर हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको ये जो इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है, ये इमेज है स्लैम एंड लेविन ट्यूब की। ठीक है, एग्जाम में इमेज आ जाए तो स्लैम एंड लेविन ट्यूब की इमेज है। नेक्स्ट देखिए, अब एक एमसीक्यू है, जब हम यहाँ पे इन ट्यूब से, राइस ट्यूब से जब हम यहाँ पे फीडिंग करवाते हैं क्लाइंट को, तो हमें किन बातों का पता होना चाहिए। तो देखो, जब हम यहाँ पे फीडिंग करवाते हैं तो फीडिंग से रिलेटेड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, आंसर इज डायरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना यहीं से, चेंज कब करनी है, आरटी ट्यूब को चेंज कब करनी है, कितने कितने दिनों से हमें चेंज करनी होती है, फिर से 7 डे से चेंज करनी है। और यही अगर आरटी ट्यूब आपको पूछ ले सिलिकॉन से बनी हुई है तो चेंज कब करनी है, आंसर क्या रहेगा, 21 डेज से। ठीक है, 21 डेज से हमें इसको चेंज करना है। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू 21 डेज से ही रिलेटेड, ईटी ट्यूब को चेंज कब करनी है, तो ये भी ध्यान रखना, 21 डेज से हम क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को चेंज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू, नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर को कितने टाइम से हमें चेंज करना है, तो एवरी 8 आवर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, a young adult who was in motorcycle accident is brought to the emergency room with closed head injury with suspected subdural hematoma। ठीक है, एक यहाँ पे यंग पेशेंट है, सब सस्पेक्ट है इसके अंदर क्या, सबड्यूरल हेमेटोमा। आल्दो द क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ सीवियर हेडेक, ही इज अलर्ट एंड आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है उसको सीवियर हेडेक हो रहा है क्लाइंट को, बट वो क्या कर रहा है, अलर्ट है अभी, और साथ में जो है क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर रहा है अप्रोप्रिएटली, जो भी उससे पूछा जा रहा है उसके रिलेटेड। द नर्स वुड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑर्डर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर श्योर। तो अब यहाँ पर नर्स जो है कौन से ऑर्डर पे जो है क्वेश्चन करेगी, प्रोमेथाजिन से, मॉर्फिन सल्फेट से, डेक्सेट सोडियम से, या फिर रेनिटिडिन से। सब ड्यूरल हिमेटोमा की कंडीशन है, तो अपना आंसर जो है क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट एक प्रकार से क्या है, ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। अब नार्कोटिक एनालिसिस क्यों यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, या फिर क्यों हमें यहाँ पे इस ऑर्डर पे क्वेश्चन करना है, तो देखो ये क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में रहती है। कौन सी कंडीशन में, अगर क्लाइंट को क्या होता है, हेड इंजरी, तब ये क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेंगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये क्या करेगी, सीएनएस का डिप्रेशन करेगी, या फिर मैं कहता हूँ रेस्पिरेटरी जो है यहाँ पे डिप्रेशन कोज करती है ये। ठीक है, रेस्पिरेशन डिप्रेशन करेगी, तो जिससे जो है फर्दर यहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अपने यहाँ पे जो है मॉर्फिन सल्फेट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए क्लाइंट को क्या हो रखा है, हेड इंजरी हो रखी है यहाँ पे, तो हेड इंजरी के अंदर क्या हम नहीं देंगे, तो कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे क्या, ओपियोइड्स को या फिर नारकोटिक्स को।
तो अब ये क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो ओपियोइड्स क्या कॉज करते हैं, नार्कोटिक्स क्या कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, देन क्या होगा, CO2 रिटेंशन होगा, CO2 रिटेंशन होगा तो क्या होगा, सेरेब्रल वेजोडाइलेशन, और जब सेरेब्रल वेजोडाइलेशन होगा तो इससे क्या होगा, इंट्राक्रेनियल जो है प्रेशर है, या फिर हम कह सकते हैं टेंशन है, वो क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, जिससे जो ब्रेन के फंक्शंस है वो कैसे होंगे, यहाँ पे अल्टर्ड होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो हम यहाँ पे हेड इंजरी के अंदर मॉर्फिन सल्फेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, द नर्स इज मॉनिटरिंग द फ्लूइड स्टेटस ऑफ ए 63-year-old woman receiving IV fluid following surgery. Which of the following symptom would suggest to the nurse that the patient has fluid volume overload? अब यहाँ पे कौन सा ऐसा सिम्टम रहेगा जो सजेस्ट करता है कि पेशेंट में क्या हो गया है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखिए टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ब्लड प्रेशर 90/60, पल्स 96 एंड थ्रेडी पल्स है, कूल स्किन, रेस्पिरेटरी क्रैकल्स, पल्स 86 एंड बाउंडिंग पल्स आपको देखने को मिल रही है, कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक, एब्डोमिनल पेन एंड लेथार्जी है, यूरिन आउटपुट 700 सीसी पर 24 आवर्स, CVP जो है 5 है एंड नेस्टिगमस है। क्या आंसर रहेगा, कौन सी कंडीशन में जो आपको फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड दिखाई दे रहा है? देखिए क्या है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। अब ये जब फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होता है तो आपके मल्टी सिस्टम जो है यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। तो क्या देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूरोलॉजी के अंदर, तो न्यूरोलॉजी के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसी आती है क्लाइंट की, यहाँ पे चेंज रहेगी, इसके अलावा कन्फ्यूजन में रहता है वो पेशेंट, नेक्स्ट हेडेक होता है, एंड सीजर्स भी जो है यहाँ पे क्लाइंट में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे पल्मोनरी सिम्टम्स से रिगार्डिंग। अब यहाँ पर आपको कहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन यहाँ पे एक्सेसिवली फ्लूइड जैसा है उसको हैवीनेस लगेगा चेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आपको पल्स कैसे मिलती है, बाउंडिंग पल्स, ठीक है। इसके अलावा जुगुलर वेन डिस्टेंशन यहाँ पे कैसा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, JVP जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा टेकिकार्डिया होगा यहाँ पे जी। नेक्स्ट जो है GI सिस्टम में आपको क्या होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ऐसे आपको सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, कैसा, डिपेंडिंग एडिमा या फिर डिपेंडेंट पीटिंग एडिमा, ठीक है, जिसके ऊपर हम टैप करते हैं तो वहाँ पे एक थोड़ा अपन देखते हैं कि स्किन जो है अंदर की साइड चली जाती है, जिसे अपन कहते हैं पीटिंग एडिमा। तो ये सारे के सारे कंडीशंस जो है आपकी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की वजह से आपको देखने को मिलते हैं क्लाइंट में। अब देखो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, तो राइट आंसर अपना यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो स्किन कैसी रहती है, ऐसे पेशेंट्स की कूल रहती है, रेस्पिरेटरी क्रैकल्स मिलेंगे ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। क्रैकल्स कैसे होते हैं, साउंड है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पल्स यहाँ पे जो है टेकिकार्डिक रहता है पेशेंट, ठीक है, या फिर हाई रहती है स्लाइटली, ठीक है। और यहाँ पे जो है कैसा मिलेगा पेशेंट में, बाउंडिंग पल्स मिलेगी, ठीक है। तो बाउंडिंग पल्स में आपको देखने को मिलेगी, ना कि थ्रेडी पल्स आपको देखने को मिलेगी। तो सारे साइन सिम्टम्स है किसके, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के। नेक्स्ट MCQ, a client received 6 units of regular insulin 3 hours ago, ठीक है। एक क्लाइंट रिसीव कर रहा है 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन को 3 hours ago, the nurse would be most concerned if which of the following was observed। अब 3 hour ago जो है यहाँ पे रेगुलर इंसुलिन प्रोवाइड किया गया क्लाइंट को। अब यहाँ पे नर्स ऐसा कौन सा यहाँ पे थिंग यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी, क्या आपको ऑब्जर्व करेगी, तो जो कि क्या रहेगा, मोस्ट कंसर्नफुल रहेगा इस कंडीशन में। देखिए कुसुमल रेस्पिरेशन एंड डायफोरेसिस,
एनोरेक्सिया एंड लेथार्जी, डायफोरोसिस एंड ट्रेम्बलिंग, या फिर हेडेक एंड पोलियूरिया। क्या देखने को मिलेगा जहाँ पर जो है नर्स यहाँ पे मोस्ट कंसर्नफुल रहेगी इस कंडीशन में? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंसुलिन जो है कहाँ से सिक्रेशन होता है, तो पैनक्रियास से जो है इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। पैनक्रियास में कहाँ से होता है, तो बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन प्राइमरली एक्ट कहाँ पे करता है, लिवर पे करता है, मसल्स पे करता है, एडिपोज टिश्यू के ऊपर जो है प्राइमरली वर्क करता है। क्या करता है वर्क ये, इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, मतलब जो भी ब्लड के अंदर एक्सेस ग्लूकोज है उसको वापस से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, एज वेल एज पोटेशियम को भी जो है वापस से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में इंसुलिन यहाँ पे प्रोवाइड करता है पेशेंट को, ताकि वापस से जो एक्सेसिव पोटेशियम ब्लड में है उसको वापस से सेल के अंदर पहुंचाया जाए। अब देखिए, नेक्स्ट जो है आपका एमसीक्यू आता है कि अलग अलग टाइप के जो है इंसुलिन होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बताइए। तो देखो, कुछ होते हैं रैपिड एक्टिंग होती है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, इनके बारे में देखते हैं पहले, फिर अपन आंसर पे बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट वन टाइप कौन सा है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंदर कौन कौन से इंसुलिन आते हैं, तो इनके नाम भी देख लीजिए आप, कौन कौन से इंसुलिन इनमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन जो होता है वो होता है लिस्प्रो, एस्पार्ट, ठीक है। इसके अलावा ग्लूलाइसिन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। मतलब ऑनसेट कब होता है इनका, 5 to 15 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, इनका ऑनसेट हो जाता है। पीक ड्यूरेशन 30 to 60 मिनट, ड्यूरेशन कितना टाइम तक काम करते हैं, 2 to 5 आवर्स तक ये वर्क करते हैं, ठीक है। कैन बी इंजेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द मील, ठीक है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब खाने के फर्स्ट बाइट के साथ में इनको हम यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कौन से, रैपिड या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन से, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लाइसिन, ठीक है। कौन अपन इसका मेनोमिक बनाए तो LAG, ठीक है, लैग इंसुलिन। नेक्स्ट जो आते हैं वो है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आपको जो क्या मिलेगा, सोल्यूबल और रेगुलर इंसुलिन कौन सा एक टाइप होता है शॉर्ट इंसुलिन का, तो ये आपको एमसीक्यू पूछ रहा चुका है। शॉर्ट इंसुलिन ऑनसेट कब होता है, 30 मिनट में, पीक ड्यूरेशन 1 to 3 आवर्स एंड 4 to 8 आवर्स तक जो है इसका वर्क करता है। यूजुअली इंजेक्टेड 15 to 30 मिनट बिफोर मील, ठीक है। क्लियर सॉल्यूशन के साथ में इसको हम यहाँ पे जो है बिफोर मील के साथ में हम क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं 15 to 30। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी एग्जाम के अभी जो एमसीक्यू है अपना वो भी यही था कि उसको 6 यूनिट जो है उसको रेगुलर इंसुलिन दिया गया है 3 आवर्स बिफोर, ठीक है। तो 1 to 3 आवर्स इसका क्या रहता है, पीक ड्यूरेशन रहता है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंटरमीडिएट के अंदर क्या आता है आपका, इसमें क्या देखने को मिलता है आपका, NPH, ठीक है। NPH इसमें आता है आपका इंटरमीडिएट 1 to 3 आवर्स। यहाँ पे जो है देखो NPH एंड लेंटे एंड अल्ट्रा लेंटे, इनका दोनों का अलग अलग ऑनसेट है। पीक ड्यूरेशन 4 to 8 आवर्स के लिए, ठीक है। यूज टू कंट्रोल ग्लूकोज बिटवीन मील्स, में बी कंबाइंड विथ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट कौन से होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से हो रहे हैं, ग्लार्गिन, ठीक है। तो ग्लार्गिन कौन सा है, लॉन्ग एक्टिंग, 30 to 60 मिनट लगता है इसको स्टार्ट करने में ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका कोई पीक नहीं है, ठीक है। 16 to 24 आवर्स तक ये कंटिन्यू रन करता है। यूजुअली टेकन वंस ए डेली, ठीक है, वंस ए डेली इसको यहाँ पे यूजुअली हमें लेना होता है। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू पूछ रहा है इंसुलिन सिरिंज के बारे में। इंसुलिन सिरिंज से रिलेटेड एमसीक्यू ये पूछ रहा है कि इसकी जो है गोज कितने होते हैं, तो 25 to 26 गोज की जो है यहाँ पे निडल काम में ली जाती है, ठीक है। और इसका जो है लेंथ कितनी होती है, ठीक है, तो हाफ टू लेके 5/8 इंचेज जो है इसकी क्या रहती है, इसकी लेंथ रहती है, ठीक है। दोनों ही एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 100 यूनिट इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। अगर 100 यूनिट की है तो उसके अंदर 1 cc या फिर 1 ml यहाँ पे उसमें इंसुलिन जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट एक और स्लाइड है जिसके अंदर वापस है, ठीक है, सबक्यूटेनियसली भी हम लगाते हैं। अगर ओबेस पेशेंट है तो उसके अंदर जो है 90 डिग्री के ऊपर इंट्रा IM भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और सबक्यूटेनियसली भी लगाते हैं कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 to 45 डिग्री के ऊपर। इंसुलिन टाइप अगेन अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग के अंदर कौन आता है, एस्पार्ट। ये जो है एमसीक्यू पूछ रहा चुका है, ठीक है। अल्ट्रा रैपिड के अंदर कौन सा आता है, एस्पार्ट। पूछा गया एमसीक्यू है रैपिड एक्टिंग के अंदर एस्पार्ट, ग्लूसिन, लिस्प्रो, रेगुलर
एनपीएच। नेक्स्ट देखो बेसल लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग, ये एमसीक्यू जो एग्जाम के अंदर पूछा चुका है, ठीक है, एक बार आया था एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, कि बेसल लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग इंसुलिन कौन कौन से होते हैं। देखिए ग्लार्गिन होता है, डेटरमीर होता है, ठीक है, नेक्स्ट डेग्लूडेक, ठीक है, ये तीनों के तीनों कैसे नेचर के होते हैं, बेसल लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग है, ठीक है। ध्यान में रखना बेसल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के एग्जांपल आपको पूछे क्या कौन कौन से, ग्लार्गिन, डेटेमीर, ग्लार्गिन U 300 और डेग्लूडेक। क्वेश्चन में आपके था डेग्लूडेक के बारे में, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। अगेन एक स्लाइड, ठीक है, जिसको अगर यहाँ पे एक ये टेबल के रूप में नहीं समझ में आया तो ये देख सकता है। रैपिड एक्टिंग मतलब कम टाइम ड्यूरेशन, ये क्या है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, और यहाँ पे इंसुलिन की एक्टिविटी कितना अच्छी तरीके से वर्क करता है, पीक कितना होता है। तो रैपिड एक्टिंग देखो कितना जल्दी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब लिस्प्रो एस्पार्ट जो ग्लूलाइसिन है वो यहाँ पे रैपिडली एक्ट करते हैं। उसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा आपका रेगुलर इंसुलिन, इसके बाद में इंटरमीडिएट में एनपीएच, नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिंग के अंदर डेटरमीर, ग्लार्गिन वगैरह, ठीक है, इस टाइप से इनका कोई यहाँ पे पीक नहीं रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलिए आंसर की बात करते हैं अब हम पहले। तो देखिए इंसुलिन हमने पढ़ लिया, अब देखो यहाँ पे क्या रेगुलर इंसुलिन का यहाँ पे पीक ड्यूरेशन हमने क्या देखा था, 2 to 3 आवर्स, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे 3 to 4 आवर्स भी यहाँ पे दिया हुआ, मगर मतलब देखा जाए तो 3 आवर्स के ऊपर जो इसका क्या जाएगा, इसका पीक होता है, ठीक है। तो आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि रेगुलर इंसुलिन पीक कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर होता है, 3 आवर्स के अराउंड, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर डायफोरोसिस हो रहा है, ट्रेम्बलिंग यहाँ पे हो रहा है उसको, ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, हाइपोग्लाइसीमिया को, ठीक है। इंसुलिन से हर बार एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में, पढ़ लेना अच्छे से, हर बार एक एमसीक्यू आपको 100% देखने को मिलेगा, और इस बार भी मिलने के चांसेस हैं पूरे पूरे इंसुलिन के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, The nurse is caring for an 11-year-old patient being treated for a fracture right femur with balance suspension traction with a Thomas splint and Pearson attachment. एक नर्स केयर कर रही है, 11 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि ट्रीट हो रहा है, किससे, फ्रैक्चर है किसमें, थाई में, ठीक है, राइट फीमर में फ्रैक्चर है उसके, उसमें क्या लगाया गया है, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन लगाया गया है, और साथ में थॉमस स्प्लिंट भी है, ठीक है, और साथ में उसको पियर्सन से अटैच किया गया है। द नर्स नोट दैट द पेशेंट्स लेग लेफ्ट लेग इज एक्सटर्नली रोटेटेड, ठीक है। अब ये नर्स ये नोट कर रही है कि पेशेंट का जो लेफ्ट लेग है उसका क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। द नर्स शुड, अब यहाँ पे नर्स को क्या करना होगा, प्लेस ए ट्रोकेंटल रोल ऑन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, परफॉर्म resuscitative range of motion of the left leg, abduct and internally rotated the left leg, या फिर instruct the client to maintain the left leg in a neutral position। तो देखिए यहाँ पे अपना जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लेग का एक्सटर्नली रोटेशन से प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करना होगा, एक ट्रोकेंटर रोल को हमें यहाँ पे प्लेस करना होगा, ताकि वो क्या करेगा, जो आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर है उसको प्लेस करेंगे, जिससे क्या होगा, लेग का जो है एक्सटर्नली रोटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये किसकी है, थॉमस स्प्लिंट, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, पियर्सन अटैचमेंट, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट उसको दिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पे स्टेनमैन पिन यहाँ पे लगाया गया है, और ये क्या है, स्टेनमैन होल्डर है, स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर ये काम में आता है। और ये क्या इमेज है, ये है ट्रोकेंटर रोल की इमेज है, ठीक है, दोनों साइड के ऊपर देखिए क्या लगे हुए हैं, ट्रोकेंटर है, ताकि जो है यहाँ पे आउटवर्ड यहाँ पे आपको प्रोट्रूजन नहीं देखने को मिलेगा, किसका, हिप का, ठीक है, एक्सटर्नली रोटेट नहीं होगा, हिप डिसलोकेशन के अंदर भी इसको काम में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज केयरिंग फॉर client on the neurology unit, what would be the most appropriate action for the nurse to take after noting that a client suddenly develop fixed and dilated pupils। अब एक नर्स यहाँ पे कर रही है क्या, केयर कर रही है न्यूरोलॉजी यूनिट के अंदर एक पेशेंट की, अब वो एक यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी ही, अगर उसको लगेगा कि हाँ क्लाइंट को क्या हो रहा है, सडनली डेवलप हो रहा है क्या, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल्स।
रीअसेस करेगी 5 मिनट में, चेक द क्लाइंट्स विजुअल एक्विटी, लोअर द हेड ऑफ द क्लाइंट्स बेड या फिर कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। तो देखिए, अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन शो होती है आप सभी को, अगर एग्जाम में देने के बाद में आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, आप जब न्यूरोलॉजी यूनिट के अंदर वर्क करोगे और ऐसी कोई सिचुएशन आपको मिले, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, कांटेक्ट करना है हेल्थ जो प्रोवाइडर है उससे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो जो फिक्स्ड एंड डायलेटेड पीपल्स है उसका बाद में जो है असेसमेंट वगैरह करना, एक प्रकार से क्या हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। तो देखिए, लोअर द हेड ऑफ द क्लाइंट्स बेड, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आईसीपी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। चेक द क्लाइंट्स विजुअल एक्विटी, तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, न्यूरोलॉजी के अंदर क्लाइंट है और ये जो कंडीशन है किसकी वजह से होती है, आईसीपी जब इंक्रीज होता है तब देखने को मिलती है, ठीक है। तो विजुअल इक्विटी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। असेसमेंट तो कर रहे हो मगर ये जो सिम्टम है किससे रिलेटेड है, इंक्रीज आईसीपी से, ठीक है। बाकी असेसमेंट यहाँ पे रीसेस करना 5 मिनट में, कोई यहाँ पे इसका कुछ एक अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए अपने रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट वन, प्यूपिल डायलेशन। कौन कौन से पॉइजन के अंदर प्यूपिल्स का डायलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना अभी का। तो कौन कौन से पॉइजन के अंदर प्यूपिल का डायलेशन होता है, देखिए सबसे पहले धतूरा पॉइजनिंग के अंदर, बेलाडोना, एट्रोपिन, कोकाइन, एल्कोहल, ठीक है। और कौन सी यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, एम्फेटामाइन। तो इन कंडीशंस के अंदर क्या होगा, प्यूपिल्स का जो है डायलेशन देखने को मिलता है। सेकंड कंडीशन, प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स, ये कब देखने को मिलते हैं, इनके बारे में भी देख लीजिए। ओपियम पॉइजनिंग के अंदर, ओपियम अगर पॉइजनिंग होगी तब देखने को मिलेगा। फिनॉल पॉइजनिंग, नेक्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट, नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा, फाइजियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, ठीक है, पाइलोकार्पिन, ठीक है, और लास्ट बेंजोडाइजेपिन्स। इन सब में क्या देखने को मिलती है, प्यूपिल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड देखने को मिलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट इज गिवन मॉर्फिन 6 mg IV पुश फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने के लिए क्लाइंट को जो है क्या दिया गया, मॉर्फिन 6 mg यहाँ पे IV पुश यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग द नर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग, पल्स कितनी है 68, रेस्पिरेशन 8, ब्लड प्रेशर 100/68, क्लाइंट स्लीपिंग क्वाइटली, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब इस कंडीशन में नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, अलाउ द क्लाइंट टू स्लीप अनडिस्टर्ब, हमें जो है क्लाइंट को आराम से सोने देना है बिना किसी उसको डिस्टर्बेंस किए। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क और नेजल प्रोंग्स, एडमिनिस्टर नेलोक्सेन या फिर प्लेस एपिनेफ्रिन 1:1000 एट बेड साइड।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो हम आराम से एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अननेसेसरीली है। क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन जो शो हो रही है वो है मॉर्फिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी के अंदर इसका एंटीडोट क्या होता है, नेलोक्सिन। ठीक है, तो आंसर नंबर सी अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आईवी नेलोक्सिन। ठीक है, रूट क्या रहेगा इसका, आईवी नेलोक्सिन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा इसको, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन को। ठीक है, रेस्पिरेशन कितना है यहाँ पे 8 है, मतलब रिवर्स करेगा किसको, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, 8 है, ये काफ़ी लो है। ठीक है, यहाँ पर जो है इमीडिएटली नर्सिंग जो यहाँ पे एक्शन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, नेलोक्सोन को यहाँ पे जो है क्लाइंट को लगाना है और आईवी रूट से आपको देना है। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क। तो पहले अगर मॉर्फिन अगर कंटिन्यू उसको चल रही है और आप फेस मास्क भी लगाओगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे O2 जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करवाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है मॉर्फिन, इसलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हम करेक्ट मान सकते हैं, मगर उससे प्रायोरिटी अपना क्या रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको पूछा है अप्रोप्रिएट नहीं पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड, अलाउ द क्लाइंट टू द स्लीप। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे जो है अपना रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट विल डाई, तो इसलिए अपना जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आरएनसीसी की टीम की ओर से क्या किया गया है, नॉटसेट 7 स्पेशल 30 लाइव मॉडल टेस्ट पेपर हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर से आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, साथ में ही जो थियरी बेस के अंदर जो हाई यील्ड एमसीक्यूज हैं वो हमने यहाँ पे नॉटसेट के लिए स्पेशल 30 मॉडल पेपर बनाए हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट हमारी जो है ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा वहाँ पे ऐप के इंटरबेस के अंदर। इसके अलावा आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सपोर्टिव कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9588856774 पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं 24/7। जब भी आप फ्री हों आप कॉल कीजिए। ठीक है, आपको आंसर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नॉटसेट 7 स्पेशल 30 लाइव मॉडल टेस्ट पेपर्स हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली नॉटसेट के लिए। Which of the following nursing action has the highest priority for a teenager admitted with burns to 50% of his body? तो आपको कौन सा नर्सिंग एक्शन यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, अगर एक टीनेजर जिस जो है पे एडमिट हुई है, बर्न है उसको 50%। ठीक है, तो कौन सा नर्सिंग एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, काउंसलिंग रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऑफ हर बॉडी इमेज, मेंटेन एयरबोर्न प्रिकॉशन, मेंटेन असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, या फिर एनकरेज पीयर्स टू विजिट ऑन ए रेगुलर बेसिस। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, तो देखिए अपना यहाँ पे जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 50% जब बर्न होता है या फिर बर्न के केस में हमें क्या करना है, असेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं, क्योंकि बर्न के अंदर जो है इन्फेक्शन से भी यहाँ पे काफ़ी हाई मोर्टेलिटी रेट हमें देखने को मिलती है। इसलिए अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी मेंटेन असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा, असेप्टिक टेक्निक। फर्स्ट वन देखिए, काउंसलिंग रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऑफ बॉडी इमेज, इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, साइको सोशल। ठीक है, साइको सोशल मैनेजमेंट यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेंटेन एयरबोर्न प्रिकॉशन। तो जब आप सभी को पता है बर्न कहाँ पे होता है, स्किन पे हुआ है। ठीक है, तो स्किन के अंदर जो बर्न होता है उसमें कौन सा प्रिकॉशन काम में लेना है, फिजिकल, या फिर हम कह सकते हैं यूज़
स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ना कि एयरबोर्न प्रिकॉशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, एनकरेज पेयर विजिट टू रेगुलर बेसिस। तो साइकोलॉजिकल कंफर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट ये भी यहाँ पे जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा जितना अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पे प्रायोरिटी है। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको शो हो रहे हैं ड्यूरिंग बर्न, कैसे हमें जो है फ्लूइड को रिससिटेशन करना है, इंपॉर्टेंट है। आता रहता है एग्जाम के अंदर, कितना फ्लूइड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैसे देना है, ठीक है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे मोस्ट कॉमन आपको पूछा जाता है पार्कलैंड फॉर्मूला, सेकंड आपको पूछा जाता है ब्रूक फॉर्मूला। इसके अलावा गाल्वेस्टन फॉर्मूला जो किसके लिए काम में लेते हैं, पीडियाट्रिक के लिए, ठीक है। 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे कॉमनली काम में लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखो यहाँ पे क्रिस्टलोइड का यहाँ पे क्या वॉल्यूम रहता है पार्कलैंड के अंदर, तो देखो क्रिस्टलोइड के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा 4 ml पर केजी पर परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न, ठीक है। कॉलोइड यहाँ पे कुछ हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। पार्कलैंड के अंदर किसको यूज देते हैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहता है पार्कलैंड के अंदर, तो क्रिस्टलोइड वॉल्यूम पता रहना चाहिए आपको। पार्कलैंड फॉर्मूला के अंदर जब आप 4 ml पर केजी पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया आप बर्न को कैलकुलेट करते हो, फिर आप जो फ्लूइड देंगे कौन सा दोगे, क्रिस्टलोइड। कॉलोइड पार्कलैंड में नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्री वाटर भी जो यहाँ पे नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्रूक फार्मूला, ब्रूक फार्मूला क्या होता है 1.5 ml पर केजी पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसके अंदर साथ में क्रिस्टलोइड तो देते हैं, साथ में और क्या देंगे, कॉलोइड। कॉलोइड का फॉर्मूला क्या रहता है 0.5 ml पर केजी परसेंटेज यहाँ पे टोटल बॉडी सरफेस एरिया। फ्री वाटर जो हम यहाँ पे 2 लीटर तक आप जो यहाँ पे फ्री वाटर दे सकते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पे कॉलोइड का वॉल्यूम पता रखना, आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट गाल्वेस्टन, तो 5000 ml पर मीटर स्क्वायर बर्न एरिया प्लस 1500 ml पर मीटर स्क्वायर टोटल एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी जो है कॉलोइड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, फ्री वाटर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये तो हो गए रिससिटेशन ऑफ फ्लूइड के फॉर्मूलाज। अब जो एमसीक्यू पूछते हैं कि ये कितने में देना है, तो हाफ ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे जो है सपोज कीजिए 6 लीटर जो है किसी का यहाँ पे फ्लूइड आया टोटल बॉडी सरफेस एरिया से बर्न करने के बाद में, तो 6 में से जो हाफ है, हाफ ऑफ द फ्लूइड गिवन इन फर्स्ट 8 आवर, तो 6 मीटर में से जो 3 लीटर फ्लूइड है वो अगर 24 आवर्स ए डे है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आवर्स के अंदर, फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर आपको 3 लीटर प्रोवाइड करना है, और रेस्टिंग जो 3 लीटर है उसको नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करना है। ये जो इंपॉर्टेंट है लाइन, बार बार एग्जाम के अंदर आती रहती है, इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है भाई कितना फ्लूइड देना है, या फिर इससे जो है आपको फ्लूइड निकाल के फिर आपको बोल देंगे कि भाई अभी आपको जो है फ्लूइड यहाँ पे कितना देना है, ठीक है। तो जो भी आपके पास में इन कैलकुलेशन से जो भी आपके पास में फ्लूइड आए उसका हाफ आपको फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर देना है, नेक्स्ट हाफ जो है नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करना है। ये होता है फ्लूइड रिससिटेशन स्टार्टिंग के फर्स्ट डे के ऊपर, ठीक है। आफ्टर बर्न इंजरी फर्स्ट डे कैसे आपको रिससिटेट करना है फ्लूइड के वॉल्यूम को, ये आपको फॉर्मूलाज बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो एमसीक्यू बनता है वो ये बनता है कि फ्लूइड ऑफ चॉइस आप क्या रखेंगे, आरएल, ठीक है। तो आरएल यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ह्यूमन एल्बुमिन जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट और आप क्या करवा सकते हो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्रोवाइड करवा सकते हैं। हाइपरटोनिक सेलाइन जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फ्लूइड वॉल्यूम के बारे में। नेक्स्ट देखिए, एक क्लाइंट है जिसको क्या हुआ है, बर्न हुआ है, बर्न के बाद में अभी वो किस में चला गया है, शॉक के अंदर चला गया है। तो अभी यहाँ पे जो है फ्लूइड चॉइस क्या रहेगा, हाइपरटोनिक सेलाइन, ठीक है। यहाँ पर उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइपरटोनिक यहाँ पे सेलाइन प्रोवाइड करेंगे, जो कि ट्रीट करेगा बर्न इंड्यूस शॉक को। नेक्स्ट देखिए, अगर क्लाइंट को यहाँ पे बर्न हुआ है, बर्न के बाद में उसको जो है डाइट दी जाती है, डाइट कैसी देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। तो हाई प्रोटीन डाइट देंगे, कब देंगे, आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 12 आवर्स ऑफ बर्न, ठीक है। बर्न होने के 12 घंटे बाद में तब तक जो है फ्लूइड का रिसिटेशन आप नॉर्मली हो जाएगा, उसके बाद में उसको हम डाइट दे सकते हैं अगर वो डाइट लेने लायक है तो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको सभी पेशेंट्स को यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट देनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे डाइट अगर रिकमेंडेड रहती है तो उस कंडीशन में आफ्टर 12 आवर्स हम यहाँ पे डाइट जो है प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो है, जब बर्न की कंडीशन होती है तो हम किसको असेस करते हैं, यूरिन आउटपुट को, ठीक है। तो यूरिन आउटपुट को हम यहाँ पे असेस कर सकते हैं। तो यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, तो 0.5 टू 1.0 ml पर केजी पर आवर जो है नॉर्मल यूरिन आउटपुट हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो 32 लेके 60 ml पर आवर जो है यहाँ पे यूरिन आउटपुट होना चाहिए। तो ये इंडिकेट किसको करता है, सक्सेसफुली फ्लूइड रिससिटेशन को, ठीक है।
और अगर यूरिन आउटपुट ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्लाइंट का वेट हम वहाँ पे करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। After abdominal surgery, a client has nasogastric tube attached to low suctioning. The client becomes nauseated and the nurse observe the decrease in the flow of gastric secretion. अब यहाँ पे क्लाइंट को क्या हो रहा है, नोजिया जैसा फीलिंग हो रहा है। साथ में नर्स ये भी ऑब्जर्व करती है कि उसका जो है गैस्ट्रिक सिक्रेशन का जो फ्लो है वो भी कैसा हो गया है, स्लो हो गया है, ठीक है, डिक्रीज हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? Irrigate the nasogastric tube with distilled water, aspirate the gastric content with a syringe, administer an anti-emetic medication या फिर insert a new nasogastric tube। सिंपल एमसीक्यू है बट ये पूछा जा चुका है। प्रायोरिटी आंसर अपना क्या रहेगा? तो देखिए सभी के सभी ऑप्शंस के अंदर आपको कौन सी नर्सिंग प्रोसेस देखने को मिल रही है? यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है थिंग्स कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको इंटरवेंशन पूछा गया है, ठीक है। तो कैसा आपने को इंटरवेंशन करना होगा? यहाँ पे देखो इरिगेट द नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब विथ डिस्टल वाटर, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पे डिस्टल वाटर से ही इरिगेशन करते हैं। और देख लेते हैं अपन, एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट विद सीरीज, बिल्कुल सही बात है भाई। ट्यूब प्लेसमेंट देख लेते हैं। एडमिनिस्टर एन एंटी इमेटिक मेडिकेशन, की हम एंटी इमेटिक मेडिकेशन देंगे या फिर इंसर्ट ए न्यू नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब। तो देखिए प्रायोरिटी सबसे पहले हम इन दोनों को आराम से एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इरिगेट द नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब, इससे भी एक प्रायोरिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन दिख रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। मतलब क्या, एस्पिरेट करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को, इससे क्या शो होगा? ट्यूब का प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लेसमेंट हम करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो गैस्ट्रिक कंटेंट को आप एस्पिरेट करके देख सकते हैं, ठीक है। 10 सीसी हम यहाँ पे सिरिंज लेके, ठीक है, एयर को पुश करेंगे तो वूश टेस्ट हम कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप से आप एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर साउंड सुन सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जैसे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्लेसमेंट का पता लगना चाहिए, ये क्या रहता है? सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो इरिगेट करते हैं नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब को हमेशा किससे करेंगे? डिस्टिल वाटर से हम यहाँ पे इरिगेट करते हैं, ठीक है। तो ट्यूब शुड बी इरिगेटेड विद नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे डिस्टिल वाटर नहीं, नॉर्मल सेलाइन से, ठीक है। तो नॉर्मल सेलाइन से हम यहाँ पे क्या करते हैं? इरिगेट करते हैं, ना कि डिस्टिल वाटर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 भी रॉन्ग है, बट इरिगेशन तो करना है हमें। तभी अगर यहाँ पे ट्यूब क्लॉग होगी, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन देखने को मिलता है क्लाइंट के अंदर, जिससे नोजिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इरिगेट यहाँ पे डिस्टिल वाटर से नहीं करेंगे, नॉर्मल सेलाइन से करेंगे। बट उससे भी पहले अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी? गैस्ट्रिक कंटेंट को चेक करना, ताकि हम ट्यूब का प्लेसमेंट पता लगा सके, ठीक है। और गैस्ट्रिक यहाँ पे जो है कंटेंट, यहाँ पे पीएच हम देखेंगे तो कितना रहेगा? लेस देन 3 to 4, हम की मैं बात करूँ तो लेस देन 4, या फिर अपने को यहाँ पे पीएच देखने को मिलती है 3 to 4। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग इरिगेशन से। रिगार्डिंग इरिगेशन किससे करना है? नॉर्मल सेलाइन से आपको इरिगेशन करना है। इसके अलावा इससे प्रायोरिटी पहले क्या रहेगी? ट्यूब प्लेसमेंट आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस 3 and 4 and 1 यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू। A 23-year-old woman at 32-week gestation is seen in the outpatient clinic। एक 23 year old woman है, 32 वीक gestation वीक चल रहा है उसका, आउटपेशेंट क्लिनिक पे आई है। Which of the following finding is assessed by the nurse would indicate a possible complication? ऐसी कौन सी फाइंडिंग मिलेगी उस पेशेंट में जो कि एक यहाँ पे पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन को शो करेगी? The client's urine test is positive for glucose and acetone. The client has +1 pedal edema in both feet at the end of the day. The client's complaints of an increase in vaginal discharge, या फिर the client says she feels pressure against her diaphragm
व्हेन द बेबी मूव्स। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए 32 वीक जेस्टेशन है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा जो है क्या हो रहा है उसमें, ऐसी कौन सी थिंग है जो यहाँ पे सजेस्ट करेगी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड। तो देखो आंसर जो यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? ग्लूकोज मिल रहा है यूरिन में, एसीटोन मिल रहा है, ठीक है, एसीटोन ब्रीथ उसमें देखने को मिल रही है, साथ में जो है एसीटोन भी यूरिन के अंदर आपको फाउंड हो रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये करते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलिटस। और डायबिटिक मेलिटस के अपने आप में कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी के अंदर भी, ठीक है। तो ये क्या लीड करता है? ये लीड करेगा प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, ठीक है, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी शो करेगा, तो ये इंडिकेट करता है कॉम्प्लिकेशन। द क्लाइंट हैज़ +1 पेडल एडिमा इन बोथ फीट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। जब पूरी मॉर्निंग, पूरा दिन जब यहाँ पे कंप्लीट होने वाला होता है तब इवनिंग में उसके यहाँ पे पैरों पे क्या हो रही है? +1 ग्रेड का पेडल एडिमा देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि जो एनलार्ज्ड यूट्रस है, ठीक है, एनलार्ज्ड यूट्रस का प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर? ब्लड रिटर्निंग वेन्स के ऊपर, ठीक है। जो भी यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो वेन्स है उनका जो वो वेन वेन जो यहाँ पे क्या करती है? वापस से ब्लड को लेके जाती है हार्ट की ओर। तो एनलार्ज्ड यूट्रस क्या करता है? उन वेन पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको एडिमा देखने को मिलता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। द क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये जो है नियर टर्म प्रेगनेंसी जब होती है तो वो एक उसमें क्या देखने को मिलता है? एक तो वेस्कुलरिटी जो होती है वेजाइना की वो इंक्रीज होती है, पेरिनियम की वेस्कुलरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये जो है कॉमन फाइंडिंग है, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे जो है वेजाइनल डिस्चार्ज, अगर वहाँ पे किसी तरह का कोई ब्लडी नहीं है, ठीक है, कोई स्मेल उसकी फॉल स्मेल नहीं है, ठीक है, कोई कलर उसका वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर कोई चेंज नहीं है, येलो कलर नहीं है या फिर क्रीमी चीज़ अपीयरेंस नहीं है, तो तब तक कंडीशन नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में ये होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, क्लाइंट से शी फील प्रेशर अगेंस्ट द डायफ्राम व्हेन द बेबी मूव। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन कैसी है? नॉर्मल, ठीक है। ये एनलार्जिंग यूट्रस की वजह से, और यहाँ पे बच्चा जो मूव करता है तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हाइपर वेंटिलेट करती है वैसे भी मदर लास्ट टाइमेस्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूट्रस का यहाँ पे प्रेशर लगता रहता है डायफ्राम के ऊपर, इसलिए, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। आई होप मैं आपको जो है अच्छे से यहाँ पे चीज़ें जब यहाँ पे समझा पा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे सभी के सभी, ठीक है। आपको यहाँ पे श्योर देखने को मिलेंगे इन टॉपिक्स में से एमसीक्यू एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। आरएनसीसी की जो नोटसेट प्री है उसके लिए जिपमेर स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे लॉन्च की जा चुकी है हमारे यहाँ से, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लॉन्च की है उसके अंदर आपके एवरी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया, ताकि एक हर एक टॉपिक का आपको अच्छे से एनालिसिस आप कर सको, ठीक है। जिसके अंदर टोटली हमने नर्वस सिस्टम, टोटली हमने एमएसएन के टॉपिक लेने के, पीडिया, फंडामेंटल साइकेट्रिक यहाँ पे, ठीक है, सारा ट्रॉमा से रिलेटेड, ट्रॉमा इमरजेंसी से रिलेटेड हर एक प्रकार के हमने टॉपिक्स लिए। उसके बेसिस पे हमने एमसीक्यूज यहाँ पे हमने बना के प्रिपेयर किया। डेली इनकी जो है लाइव डेली टेस्ट सीरीज होती है। तो जिनका जो सपोज कीजिए जो आज एनरोल कर रहा है तो उनको जो है प्रीवियसली भी आपको जो है जो हमने टेस्ट लिए हैं वो भी एक्सेसिबल रहेंगे, ठीक है। आराम से मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स आप कर सकते हो प्रीवियसली टेस्ट को। बाकी आज से अगर आप इसको एनरोल कर रहे हो तो आज से आपको जो है ये लाइव टेस्ट सीरीज कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। साथ में जो प्रीवियस रह चुके हैं प्रीवियस भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेशली उनके लिए हैं जो अपना यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं कि भाई मेरा जो है कौन सा सब्जेक्ट वीक है या मेरे कौन सा टॉपिक वीक है तो उसको कौन सा स्ट्रॉन्ग करना है। एमसीक्यूज आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे सारे एमसीक्यू एकदम बेसिक एमसीक्यू, काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये जो है सीरीज़ बनाई हुई है अपनी। काफ़ी बच्चों ने एनरोल किया है तो आपकी जो रैंकिंग है वो भी आप काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर आप अपनी रैंकिंग देखोगे तो आप अपना एक पता लगेगा कि हाँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह की चल रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू में।
A woman is admitted to the labor and delivery unit in a sickle cell crisis. Which of the following nursing action is the highest priority? एक वुमन जो है वो एडमिटेड है लेबर रूम के अंदर डिलीवरी यूनिट में। कंडीशन क्या है उसको सिकल सेल क्राइसिस की। अब कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। आरबीसी का यहाँ पे क्या हो रहा है, सिकलिंग हो रहा है, ठीक है, सिकल सेल क्राइसिस में। एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन को, टर्न हर टू द राइट साइड, प्रोवाइड एडिक्वेट हाइड्रेशन, या फिर स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सिकल सेल क्राइसिस के मैनेजमेंट की, तो हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, पेशेंट का हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन ध्यान रखने के बाद में क्या असेस करोगे, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या ध्यान रखोगे, एडिक्वेट एनाल्जेशिया। ठीक है, ये सब तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सिकल सेल क्राइसिस वाली कंडीशन में। तो अब यहाँ पर देखिए राइट आंसर अपना क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, एडिक्वेट हाइड्रेशन जो यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखते हुए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आंसर करना होगा। ठीक है, तो सिकल सेल क्राइसिस की कंडीशन में हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको किसको मानना है, हाइड्रेशन को। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब क्लाइंट का हाइड्रेशन हम मेंटेन कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, स्ट्रिक्ट जो है इनपुट आउटपुट हमें मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट ऑक्सीजनेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो हम टारगेट रखते हैं मोर देन 95% यहाँ पे ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हाई फ्लो ऑक्सीजन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है एडिक्वेट एनाल्जेसिया के अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जब सिकल सेल क्राइसिस होता है तो उसका जब पेशेंट आपके पास में आता है हॉस्पिटल में, तो ये एनाल्जेसिया कितने टाइम में शुरू हो जाना चाहिए, तो विद इन 30 मिनट के अंदर हमें जो है एनाल्जेसिक्स हमें स्टार्ट करना है। क्या देना है, अगर यहाँ पे सीवियर पेन हो रहा है पेशेंट को, तो आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आईवी आईएम हम क्या दे सकते हैं, मॉर्फिन। ठीक है, आईवी आईएम मॉर्फिन मॉर्फिन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, पैरासीटामोल, अगर क्लाइंट को यहाँ पे क्या है, फीवर है, और साथ में NSAID भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है अगर क्लाइंट को क्या हो रहा है, सिकल सेल क्राइसिस की कंडीशन होती है तो। और ये एक प्रकार से क्या है, एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल क्राइसिस। नेक्स्ट MCQ, a client with a peptic ulcer had a partial gastrectomy and vagotomy. In planning the discharge teaching, the client should be cautioned by the nurse about the which of the following। जब यहाँ पे क्लाइंट को हम डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, क्लाइंट को हुआ क्या है, पेप्टिक अल्सर था, उसको क्या किया गया, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी एंड वेगोटोमी किया गया बिलोर फर्स्ट में। अब जब हम उसको डिस्चार्ज प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन सा यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में हम क्लाइंट को जो है डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे। Sit up for at least 30 minutes after eating. Avoid flush between meals. Avoid fluids between meals. Increase the intake of high carbohydrate foods या फिर avoid eating large meal that are high in simple sugar and liquids। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए क्लाइंट को हम यहाँ पे क्वेश्चन करना है
कि आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पे राइट आंसर अपना जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अवॉइड करना है ईटिंग लार्ज मील दैट आर हाई इन सिंपल शुगर्स एंड लिक्विड्स को हमें यहाँ पे जो है क्लाइंट को क्वेश्चंस करने के साथ में उसको हम यहाँ पे डिस्चार्ज टीचिंग देंगे। और ये किसके लिए है? टू प्रिवेंट डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम से प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, लाइंग डाउन करेंगे 30 मिनट आफ्टर, ठीक है। सिटअप नहीं करना है, क्या करना है उसको, लाइंग डाउन करना है, ठीक है, पेशेंट को 30 मिनट आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे ऑप्शन ए रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। सिटअप पोजीशन नहीं करेंगे, लाइंग डाउन के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट, अवॉइड फ्लूड, फ्लूड को यहाँ पे अवॉइड नहीं करना है, फ्लूड को हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। फ्लूड इंक्लूड बिटवीन मील्स। नेक्स्ट देखिए, इनटेक, इंक्रीज द इनटेक ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। तो कार्बोहाइड्रेट फूड्स का इनटेक कैसा होना चाहिए, रिड्यूस्ड होना चाहिए, ना कि इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखना है, इससे किसी क्या प्रिवेंशन होगा, डंपिंग सिंड्रोम के लिए जो है क्लाइंट को क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसको ध्यान देना है कि आपको डंपिंग सिंड्रोम ना हो जाए, तो ये सब चीज़ें आपको पता रखनी है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन 80-year-old क्लाइंट विथ पार्किंसन डिजीज। नर्स एक केयर कर रही है 80-year-old क्लाइंट, क्लाइंट है पार्किंसन डिजीज से। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग गोल इज मोस्ट रियलिस्टिक एंड अप्रोप्रिएट इन प्लानिंग केयर ऑफ दिस क्लाइंट। तो यहाँ पे आपका मोस्ट रियलिस्टिक एंड अप्रोप्रिएट प्लानिंग केयर क्या रहेगा, पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है 80-year-old। रिटर्न द क्लाइंट टू यूजुअल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, मेंटेन ऑप्टिमल फंक्शन विथ द क्लाइंट्स लिमिटेशन, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर ए पीसफुल एंड dignified death, arrest progression of the disease process in the client। तो क्या आंसर रहेगा अपना इस कंडीशन में? तो देखिए राइट आंसर जो रहेगा अपना यहाँ पे वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मेंटेन करना है ऑप्टिमल फंक्शंस को, ठीक है, क्लाइंट्स की लिमिटेशन के साथ में। क्यों, पार्किंसन डिजीज है प्लस 80-year-old पेशेंट है, तो हो सकता है उसके अंदर बहुत सी यहाँ पे जो है फिजिकली वो लिमिटेड हो जाए क्लाइंट्स अपने वर्क करने के लिए, ऑप्टिमल फंक्शंस को करने के लिए। तो वो हमें क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो अपनी जो प्लानिंग है, ठीक है, और प्लानिंग केयर जो जो भी अपनी केयर प्लानिंग है वो सभी यहाँ पे किस में होनी चाहिए, मेंटेन ऑप्टिमल फंक्शन विद इन द क्लाइंट्स लिमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्किंसन क्या है, एक प्रकार से इरिवर्सिबल डिजीज है, तो वो क्या कर सकती है, परमानेंट फिजिकल लिमिटेशंस उसके अंदर आ सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ऑप्टिमली फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिटर्न द क्लाइंट टू यूजुअल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो ये यहाँ पे क्या है, अनरियलिस्टिक है, कर नहीं सकता वो वापस से यूजुअल एक्टिविटीज़ की रिटर्न नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, अननेसेसरी प्रिपेयर आपको करना होगा पीसफुल डिग्निफुल डेथ, ये भी यहाँ पे कैसा है, अननेसेसरी है। नेक्स्ट, अरेस्ट प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज प्रोसेस इन द क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे जो है जो डिजीज प्रोग्रेसिव है, ठीक है, उसको आप उसी जगह पे स्टॉप कर दो, तो ये हम कर नहीं सकते हैं। तो ये भी थिंग जो है यहाँ पे कैन नॉट बी अरेस्टेड, ठीक है, डिजीज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेस्ट नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। तो पार्किंसन डिजीज के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होता है पार्किंसन डिजीज? तो देखिए पार्किंसन डिजीज, तो पार्किंसन डिजीज क्या है, एक प्रकार से लॉन्ग टर्म जो आपकी डीजनरेटिव डिजीज है, ठीक है। ये क्या है, डीजनरेटिव डिजीज है, किसको अफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, किसकी, डेथ होती है किसकी, नर्व सेल की हम कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है नर्व सेल का। कहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, तो बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया के पास में ऐसा क्या है, ठीक है, सब्सटेंसिया नाइग्रा,
ठीक है, और साथ में किसको अटैक करता है, मिड ब्रेन को। तो ये जो है यहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस किस में देखने को मिलता है, सब्सटेंसिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया वाले रीजन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नर्व, यहाँ पे नर्व प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है, पार्किंसन डिजीज जो है डेवलप होता है। अगर पार्किंसन डिजीज तो यहाँ पे एडल्ट के अंदर होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज। और यही अगर होता चिल्ड्रंस के अंदर, तो चिल्ड्रंस के अंदर इसी डिजीज को हम क्या बोलते, हाइपोकाइनेटिक रिजिड सिंड्रोम। ठीक है, सिमिलर चीज है, अलग नहीं है। नेक्स्ट आप बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ट्रेमर्स। कैसे होते हैं, तो पिल रोलिंग ट्रेमर्स। ठीक है, पिल रोलिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा ट्रेमर्स होता है ब्रेडी काइनेशिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया, मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच का मतलब क्या होता है, जब वो बात कर रहा होता है पेशेंट, तो उसकी टोन जो है इक्वल रहती है। ठीक है, इसे अपन कहते हैं मोनोटोनस स्पीच। नेक्स्ट, इसके अंदर ऐसे पेशेंट के अंदर गेट का पोस्चर कैसा रहता है, सफलिंग गेट। और जैसे इसके अंदर हम ड्रग्स पढ़ते हैं तो हम क्या, एंटी पार्किंसन मेडिकेशन के अंदर क्या आता है, ड्रग्स आती है। ठीक है, डोपामिनर्जिक मेडिकेशन आती है, कौन सी, लीवोडोपा। लीवोडोपा हो गया, कार्बिडोपा हो गया। ठीक है, एमांटेडिन। ये सब क्या है, यहाँ पे डोपामिनर्जिक एक्शन है। ठीक है, ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है डोपामिन रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है, डोपामिन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि डोपामिन की यहाँ पे डिफिशियंसी होती है क्लाइंट में। बेसल गैंग्लिया सब्सटेंस नाइग्रा ये किसको रिलीज करते हैं, डोपामिन को। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अगर ये ड्रग हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्लाइंट के अंदर साइड इफेक्ट किसका आता है, हेल्यूसिनेशन का। ठीक है, हेल्यूसिनेशन का साइड इफेक्ट आता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है। ठीक है, ड्राई माउथ देखने को मिलता है इन ड्रग्स की वजह से। तो ये था अपना आज के कुछ अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसी के साथ ही आज के अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपने नया यहाँ पे सीखा हो। कंटिन्यू क्लासेस रहेगी अपनी। ठीक है, ऐप के ऊपर हम डेली अपनी कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज हम यहाँ पे आपको सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपनी अगेन आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूँगा अपने टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, टोटल 30 मॉडल पेपर्स बनाए गए हैं नॉट सेट के रिगार्डिंग। तो उनके अंदर आपको काफ़ी स्पेशल हाई एंड एमसीक्यूज मिलेंगे, जो जिनके आने की प्रोबेबिलिटीज़ या फिर उन टॉपिक्स में से आने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती। ठीक है, एज प्रीवियस जैसे अब जितनी हमने टेस्ट सीरीज चलाई है नॉट सेट को लेकर, उनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। उसी के सिमिलर ये हमने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, तो एक बार आप जरूर इनको जो है कंसिडर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।